बहुत सारे लोगों का डीआई में प्रॉब्लम आ जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में, कि उसका तैयारी कैसे करें। उससे बहुत सारे लोग डरते भी हैं, तो उसका तैयारी आपका कैसा रहा था? आप कैसे तैयारी करते थे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा था 60-62 में मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया था तो वो एकमात्र कारण था मेरा डीआई था, जो कि मेरा नहीं बन पाया था। दोनों का दोनों मेरा गलती हो गया था और मैंने लास्ट में उसका अटेम्प्ट लिया था, लास्ट में मैंने बनाया था, लास्ट के घंटों में मैंने उसे बनाने का प्रयास किया था, जो दोनों का दोनों गलती हो गया था। इस कारण मैं सफल भी नहीं हो पाया था। मैं डीआई के लिए अगर मैं रामबाण, कोई एक कहते हैं ना, रामबाण एक शब्द होता है कि उसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है, तो ये हमारी कोट है। अगर आप रूम देख रहे हैं तो जिसको मैंने पहन के इंटरव्यू में गया था और मैं सफलता पाया। अच्छा। और इधर मैं खाना बनाता, और ज़रा ये भी दिखा दीजिए। अब ये इधर खाना पकाते हैं और गैस है, बर्तन है, ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। स्टूडेंट का लाइफ यही होता है, बैचलर लाइफ यही होता है। इधर रोटी रखने वाला महामूर्ख बरदराज की कहानी। अच्छा। तो उसमें एक जो कुछ सुंदर लाइनें कहा जाता है कि करत करत अभ्यास को जरमती हो सुजाम, रसरी आवत जाते शिल पे पड़त निशान। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि रसरी जब शिल पे आती जाती है तो वहाँ पे निशान पड़ जाता है, तो पता चलता है कि तो बरदराज ये सोचता है कि हम भी मेहनत करके क्यों नहीं अपने आप ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। तो इसका मैं इस लफ्ज़ों नमस्कार, सिक्के टीवी इंडिया के सक्सेस लाइव कार्यक्रम में स्वागत है और मैं हूं चितरंजन कुशवाहा। आज हमारे साथ हैं मिथिलेश सर और ये अभी 64वीं बीपीएससी पास किए हैं और आइए इनसे वार्तालाप करते हैं कि इनकी तैयारी के दौरान क्या स्ट्रेटजी रहा था, कैसे तैयारी करते थे और क्या इनको पद मिला है। सबसे पहले सर, आपको मेरे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपने इतना कष्ट करके हमारे पास पहुँचे इंटरव्यू हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यू वेलकम सर। तो सर आप बताइए कि आपका तैयारी के दौरान आपका स्ट्रेटजी क्या रहा था? देखिए, मेरा जैसे कि हमने 2014 में बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वेस्ट बंगाल से। तो जब हम लास्ट ईयर में थे तो उसी समय हम सोचे थे कि नहीं, मुझे सिविल सेवा में जाना है और सिविल सेवा की तैयारी करनी है। तो मैंने लास्ट ईयर में ये निर्णय लिया और जैसे मैंने पास आउट हुआ था 2015 में मैंने पटना शिफ्ट किया था और उस समय मैं तैयारी शुरू किया था और उसमें मेरा पटना लॉ कॉलेज में एंट्रेंस दिया था, मेरा एलएलबी में एडमिशन भी हो गया था। तो फर्स्ट मेरा जो अटेम्प्ट था वो 60-62 था बीपीएससी। 2017 में मेंस दिए थे, 18 में उसका इंटरव्यू था, तो उसमें कुछ नंबर से मेरा नहीं हो पाया था। तो जब मैं तैयारी शुरू किया था, मैं बता दूं तैयारी का, तो जैसे कि मैंने पहले एनसीईआरटी मैंने बेसिक से लिया, मुझे कुछ आता नहीं था आर्ट्स पेपर के बारे में, चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड का लड़का था। तो मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा। उसके बाद मैंने घटना चक्र की एक सीरीज़ आती है, उसमें 6 बुक आती है, मैंने वो सारा 6 बुक पढ़ा। और 2 मैगजीन मैं हमेशा फॉलो करता था, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो, वो पीटी के लिए इनफ हो जाती है करंट अफेयर्स के लिए, और क्रॉनिकल जिसमें कि जितने सारे आर्टिकल छप के आते हैं क्रॉनिकल्स में, वो मेरा मेंस कवर, जीएस का जो करंट अफेयर्स होता था क्वेश्चन, वो मेरा जीएस कवर उससे हो जाती थी। ये मेरा एक्सरसाइज। फिर मैं जब प्रीवियस क्वेश्चन बैंक सॉल्व करता था और उसके बाद मैं सेट प्रैक्टिस खुद से रूम पे करता था। ये हमारी तैयारी की रणनीति रही है, पूरी तैयारी की। सर आप दिन भर में कितने सेट प्रैक्टिस अपने रूम पर करते थे? मैं जब एग्ज़ाम जब रहता था, जैसे डेट आ गया है मैं पीटी का एग्ज़ाम का, तो 1 महीना पहले मैं डेली 2 सेट रूम पे प्रैक्टिस करता था और उसमें खुद का मैं सेल्फ एवेल्यूशन करता था कि मैं कितना मार्क्स ला पा रहा हूँ 150 नंबर में, और कितना मुझे लाना है और कितना मुझे खुद को इम्प्रूव करना है इसमें। तो ये हम करते थे अपना। सर पहली बार आप जब बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे, उसमें आपका पीटी क्वालिफाई हुआ था या नहीं हुआ था? उसमें कितने नंबर से आपका क्वालिफाई नहीं हुआ था, ये आप बताइए। नहीं, मेरा हुआ था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही 60-62 था, तो उसमें मेरा पीटी क्लियर हो गया था फर्स्ट टाइम। और पहली बार मैंने इंटरव्यू पहुंचा था, लेकिन कुछ नंबर से मेरा फाइनल नहीं हो पाई थी। उसके बाद मेरी लॉ कंप्लीट हुई 2018 में। फिर मैंने 30वीं न्यायिक सेवा का मेंस दिया, उसमें मैंने इंटरव्यू तक सफ़र तय किया था और फिर उसमें मुझे 5 नंबर से बहुत क्लोज जा करके नहीं, मैं क्लियर नहीं कर पाया, नहीं हो पाया, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया मैं। फिर मेरा ये बीपीएससी लोक सेवा आयोग में, बिहार लोक सेवा आयोग, मेरा बीपीएससी 64 में मेरा तीसरा इंटरव्यू था। तो इसमें जाके मैं सफल हुआ हूं और मुझे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिसे कि भी चर्चित नाम सप्लाई इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है, मैं इस पद पे चयनित हुआ हूं। सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप पिछले 2 बार एग्ज़ाम दिए, बीपीएससी का और जस्टिस का, जिसमें आप असफल रहे हैं, उसमें क्या आपकी गलतियां रह गए थे जो सक्सेस नहीं दिला पाया? उस गलतियों को हमारे दर्शकों को बताइए और जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको बताइए, ताकि वो भी अपने गलतियों को सुधार करके और अपना सक्सेस पा सकें।
जी देखिए, पहला जब मैं 60-62 में हम जब सफल नहीं हुए थे, तो जब हम अपना मार्क्स निकाले थे, तो उसमें 7 नंबर से मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना था। तो उस दरमियान मैंने देखा था कि थोड़ा मेरा जीएस में मुझे थोड़ा इम्प्रूव करना था। जैसे कि मेरा ऑप्शनल पेपर एंथ्रोपोलॉजी रहा है, तो एंथ्रोपोलॉजी में तो नंबर ठीक-ठाक मिला था, उसमें कोई मुझे शिकायत नहीं थी। लेकिन मुझे जीएस में इम्प्रूव करना था, और दूसरी बात थोड़ा-सा मुझे इंटरव्यू के लिए और थोड़ा-सा मुझे उसमें कुछ अपने खुद में निखार लानी थी। क्योंकि थोड़ा-सा इंटरव्यू मेरा उतना अच्छा नहीं रहा था, इसलिए मुझे नंबर भी एवरेज मिला था। तो मैंने जीएस पेपर और इंटरव्यू जब मेंस हो जाने के बाद फिर मैंने इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस किया था इस 64 बीबीएससी में। तो आपका ये 64वीं के जीएस फर्स्ट 1 और जीएस फर्स्ट 2 दोनों मिला कर के आपको कितना मार्क्स आए हैं? जैसे कि इस बार का जैसे कट ऑफ देख रहे हैं कि लॉ रहा है, लेकिन मुझे लगभग 50% मार्क्स जो है जीएस दोनों पेपर में मिला करके आया है, और ऑप्शनल पेपर भी ठीक ठाक रहा। और इंटरव्यू जैसे कि इस बार भी मुझे 72 मार्क्स मिला था अरुण लाल भगत ये भगत सर के बोर्ड में। तो लगभग ठीक ही था, लेकिन फिर भी जो मैं एक अंदर से लेके गया था कि मुझे इस बार 80+ या 90 के आसपास मुझे इंटरव्यू लाना है, लेकिन वो मुझे अचीव नहीं कर पाया। लेकिन खैर जो भी मिला और जो भी मुझे मिला, अंतिम रूप से चयनित हुआ हूँ। और आगे की मेरी तैयारी, अब आगे अगर मैं अटेम्प्ट लेता हूँ तो मुझे उसके लिए रणनीति बना रहा हूँ, उसके लिए बेहतर करने की प्रयास कर रहा हूँ। कोई संस्था जहाँ से आप तैयारी करते थे या उसका सहायता लिया करते थे, उस संस्था के बारे में बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। जैसे देखिए कि मैं कोई संस्था में पर्टिकुलरली मैं कोचिंग क्लास नहीं लिया था। अच्छा। क्योंकि मैं एलएलबी करने के लिए यहाँ पे आया था, तो मुझे लॉ का क्लास करना होता था पटना लॉ कॉलेज में, और मैं तैयारी खुद से रूम पे करता था। और एंथ्रोपोलॉजी का जहाँ तक सवाल है, ऑप्शनल पेपर क्यों लिए थे, तो इसमें हमारे रिलेटिव के कई लोग सफल हुए थे एंथ्रोपोलॉजी के। फिर एक हमारे अभी कंचन कैरियर के जो ये मोटिवेटर हैं और जो गाइड करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, उमेश सर, अभी बिहार वित्त सेवा में चयनित, वो भी बिहार वित्त सेवा में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे चयनित हुए हैं। तो उनका भी एंथ्रोपोलॉजी रहा था, तो उनसे भी बहुत हमारा गाइडलाइन मिलता रहा था। और बाकी सारे मैंने बुक जो अध्ययन किया था, एक पहले मैंने एंथ्रोपोलॉजी सेलेक्ट करने से पहले एक पटना यूनिवर्सिटी का टीच योर सेल्फ करके बुक आती है, तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी का वो बुक लिया था। और मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा। जैसे मैंने शुरू में 3 पेपर का सिलेक्शन किया था, मैं बता दूं आपको ऑप्शन लेने के लिए। एक ज्योग्राफी था, दूसरा पॉलिटिकल साइंस था, तीसरा मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। तो मैंने तीनों का जब अध्ययन किया, तो जब टीच योर सेल्फ मैंने तीनों का मंगाया और जब पटना यूनिवर्सिटी का पढ़ा था, वहीं से जब पब्लिश होती है, तो मुझे एंथ्रोपोलॉजी मुझे बेहतर अच्छा लगा था। और इस पेपर से पहले सुने भी थे, तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी को रखा था। और मैं 2 पब्लिकेशन का बुक, अगर आप देखेंगे तो बुक को दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, तो ये बुक हो गई, जैसे आप देख लीजिए सर बुक दिखा रहे हैं, आप देखिए। ये पीयूष पब्लिकेशन का है। इसका 3 इसका पार्ट नाम आता है आपका, भारतीय मानव शास्त्र। जैसे एंथ्रोपोलॉजी में 3 भाग होते हैं, ठीक है। आपका 100 नंबर का हर इस भाग से आपका पूछे जाते हैं सवाल। जैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी हो गया, और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो गया। तो ये आपका भारतीय मानव शास्त्र है। इसका आपको 3 बुक मिलेगा मार्केट में, या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। पीयूष पब्लिकेशन का है, ठीक है। ये बहुत अच्छी सरल भाषा में बहुत अच्छी लिखा। फिर ये बुक हो गया, 3 बुक इसका मंगा लेंगे आप, कवर हो जाएगी। और फिर आप ये 3 बुक इसका मंगा सकते हैं। जैसे 2 राइटर आपके पास होगा, ये हैं डॉक्टर एन शर्मा का, ये भारतीय मानव शास्त्र है, इनका भी फिजिकल मिलेगा और सोशल मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 अगर राइटर का बुक मंगा के आप पढ़ते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सामने रख करके अगर आप तैयारी करते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं, तो ये आपके लिए इनफ है। ऑप्शनल के लिए ना? जी, ऑप्शनल के लिए, जो मानव शास्त्र में एंथ्रोपोलॉजी है, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी जब आप ऑप्शनल पेपर तैयारी करिएगा फिर, लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कि मेंस का आप टेस्ट दीजिए, किसी भी संस्थान में जा करके टेस्ट आप जरूर दीजिए। टेस्ट एक कभी, चाहे पीटी का टेस्ट हो, चाहे वो आपका ऑप्शनल पेपर का टेस्ट हो, या जीएस का टेस्ट, आपका वो इवेल्युएट कर देता है, या आपके परफॉर्मेंस को बताता है कि आप जो तैयारी की वो कितना बेहतर आपका हो पाया और नहीं हो पाया, और कितना आपको करना है, ये अनिवार्य है। चलिए, किताब की बात आ गई है और किताब आप दिखा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट होते हैं जो पीटी में ही वो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो पीटी के लिए क्या क्या आप बुक पढ़े थे और क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए वो बताइए आप। जैसा कि देखिए, अभी आप हमारे रूम में हैं, तो आप उस अलमीरे पे आप एनसीईआरटी की बुक सारा देख सकते हैं। वहाँ पे दिखाइए ज़रा, सजा हुआ है, दिखाइए इस बुक कॉर्नर में जो सारा बुक रखा हुआ है, इस कॉर्नर में। तो ये बुक है इनका सारा। और बुक की पहले, अब बुक की बात चल रही है, तो इनके मैं अभी रूम में हूँ, ये बैचलर लाइफ रहते हैं। और इधर भी दिखाइए थोड़ा तेज़ी से। ये मेरा टेबल है, ये जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं। टेबल, ये लाइट है, अभी देख सकते हैं। मेरा 31वीं न्यायिक सेवा बिहार जुडिशियल सर्विस का मेरा मेंस एग्जाम है, 24 से 28, अभी मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और इधर भी और इधर आप बुक से भरा हुआ है। बैचलर, आप बैचलर लाइफ यही होता है वगैरह है, जो मैंने खुद से बनाया था बीपीएससी के लिए, सिविल सेवा के लिए, ठीक है। ये सारा मेरा नोट्स है, मैगजीन वगैरह है, देख सकते हैं। और ये हमारी कोट है, अगर आप रूम देख रहे हैं तो, जिसको मैंने पहन के इंटरव्यू में गया था और मैं सफलता पाया। अच्छा। और इधर मैं खाना बनाता,
और ज़रा ये भी दिखा दीजिए। अब ये इधर खाना पकाते हैं और गैस है, बर्तन है, ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। स्टूडेंट का लाइफ यही होता है, बैचलर लाइफ यही होता है। इधर रोटी रखने वाला है वो मेरा बोर्ड है और इधर मसाला रखने वाला डब्बा, इसमें हल्दी रखा हुआ है। आप और बोर्ड ये देख सकते हैं, जिसमें बोर्ड है। मैं खुद पढ़ के अध्ययन करता था कि अच्छा। मैं लिखता था, मुझे जब कोई चीज़ याद हो जाती थी या मैं खुद पे उसे लिख के देखता था कि मैं कितना उसको कवर कर पाया नहीं कर पाया। उस पर रूटीन भी मैं बनाता था बोर्ड पे कि आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करनी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी बुक की बात चल रही थी। हाँ, तो आप हम लोगों ने ये के बारे में आपने पीटी पूछा के था, बाद तो एनसीईआरटी का बुक मैंने अध्ययन किया था। फिर एनसीईआरटी में कौन कौन क्लास का? एनसीईआरटी में मैंने देखिए, मैं शुरू से जब आया था तो मुझे यूपीएससी का मैं टारगेट करके आया था। तो मैंने 6 से लेकर के 12 तक की मैंने बुक पढ़ी थी। और उसमें मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था, और आपका ये पॉलिटिकल, ये भारतीय संविधान या नागरिक शास्त्र को कहते हैं, सिविक्स की बुक पढ़ी थी। और मैं ये 11th और 12th का मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था। और साइंस का मैं 9 से लेके 10 तक का पढ़ा था। 9 और 10th मैंने साइंस का पढ़ा था। उसके पढ़ने के बाद मैंने घटना चक्र का देखा था कि बीपीएससी का तब तक एग्जाम नज़दीक आ गया था कि इसमें कैसे पूजा, उसमें सारे जितने हिंदी स्टेट हैं हमारे इंडिया में, वो भी जितने प्रीवियस एग्जाम को कवर करती है, उसका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शॉर्ट पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ रहता। तो वो ज़्यादा हेल्प करता आपका घटना चक्र की जो 6 बुक आती है। उसके बाद अगर आप पर्टिकुलर बुक अगर पढ़ना कोई चाहते हैं, खासकर सिविल सेवा या यूपीएससी के लिए, तो आपको स्पेक्ट्रम का मॉडर्न पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैंने ज्योग्राफी में मैंने महेश बर्नवाल और माजिद हुसैन की मैंने बुक पढ़ी थी, 2 बुक पढ़ी थी। और मैं साइंस की बुक जो है स्पेक्ट्रम की ही साइंस की बुक पढ़ी थी। और आपका इधर आ जाइए, इकोनॉमिक्स में मैं रमेश सिंह का बुक पढ़ा था। अभी भी रमेश सिंह हमारे पास होंगे। और भारतीय संविधान का एक ही मात्र बुक है एम लक्ष्मीकांत। इसके सिवा आप कोई दूसरा बुक नहीं पढ़िए, ठीक है, वो सारा आपको कवर कर देगा। और ये हमारी तैयारी की रणनीति रहे। और हाँ, एक चीज़, जब आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको लगता है कि मैं बहुत पढ़ लिया, लेकिन मेरा जो था कि रूम में खुद से कोई भी मार्केट से किसी भी पब्लिकेशन का आप सेट प्रैक्टिस लीजिए पीटी के लिए। उसको 2 सेट कम से कम एग्जाम के जस्ट 1 मंथ पहले आप 2 सेट बनाइए और घटना चक्र को रेगुलर फॉलो करिए। एग्जाम से एकदम 1 महीना पहले का ये सब कार्यक्रम करिए। और एनसीईआरटी वगैरह जो भी सारी पढ़नी है, या जो भी पर्टिकुलर राइटर्स की आपको बुक पढ़ना है, जैसे ये स्पेक्ट्रम की बुक हो गई आपका, या इनका एसके पांडे की बुक हो गई आपका, 3 पार्ट उनका आता है, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो ये सब आप एग्ज़ाम से फॉर्म फिलअप होने से पहले कर लीजिए। एग्ज़ाम के अगर 1 महीना अगर आपको मिल रहा है पहले पीटी के लिए, खासकर आप घटना चक्र, प्रीवियस ईयर और आप प्रैक्टिस सेट दीजिए और जाके कोचिंग में टेस्ट दिए। किसी भी संस्था में जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो पता चलेगा कि वहाँ पे अगर 40-50 बच्चे आ रहे हैं तो ये पता चलेगा कि आप उनमें से आपका कौन सा स्थान आ रहा है। ये हमारी पीटी की रणनीति रही। और ये पीटी और मेंस के लिए आप दोनों बता दिए हैं। बहुत सारे लोगों का डीआई में प्रॉब्लम आ जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में, कि उसका तैयारी कैसे करें। उससे बहुत सारे लोग डरते भी हैं। तो उसका तैयारी आपका कैसा रहा था? आप कैसे तैयारी करते थे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा था 60% में मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया था तो वो एकमात्र कारण था मेरा डीआई था, जो कि मेरा नहीं बन पाया था। दोनों का दोनों मेरा गलती हो गया था। और मैंने लास्ट में उसका अटेम्प्ट लिया था, लास्ट में मैंने बनाया था, लास्ट के घंटों में मैंने उसे बनाने का प्रयास किया था, जो दोनों का दोनों गलती हो गया था। इस कारण मैं सफल भी नहीं हो पाया था। मैं डीआई के लिए मैं रामबाण, कोई एक कहते हैं ना, रामबाण एक शब्द होता है कि उसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये बुक आप देख रहे हैं, देख लीजिए, ये बैंकर्स अड्डा की बुक है। ये को मैं किसी का ये बैंकर्स अड्डा पब्लिकेशन का है। और मैं किसी पब्लिशर्स का जो है ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, आप देख सकते हैं, इसमें टिक आउट सारा बहुत किया होगा, ठीक है। मैंने जब इसको बना रहा था, ठीक है, बहुत जगह पे टिक आउट होगा। देखिए, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने करके छोड़ा है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। तो मैं डीआई के लिए कहूँगा, जैसे 72 नंबर इसमें है, और आपको डीआई अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आप समझिएगा आपका सिलेक्शन ही नहीं, आप अच्छे पद पे चयनित हो जाएंगे। और फिर इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर थोड़ा कम भी नंबर आए। तो 72 में मैंने, जैसे 64 में मैंने, इस बार मेरा रणनीति ये रहा था कि मैं फर्स्ट में जीएस पेपर में जा करके मैं पहले 1 घंटे मैंने डीआई बनाया था। तो 1 घंटे में मुझे 60 नंबर मेरा बना था, जो कि थोड़ा डाटा लेंदी था। उसके बाद मैंने सारा आंसर को क्या क्या क्वेश्चन पेपर में मैंने लिख लिया था। और मैं फिर रूम में आकर के जब पूरा पेपर ख़त्म हो गया ऑप्शनल पेपर सहित, तो मैंने मिलाया कि मेरा कितना सही हो रहा है। तो मेरा 55 नंबर डीआई सही हो रहा था। तो मैं श्योर था कि मेंस मेरा इंटरव्यू कॉलिंग हो जाएगा, जैसा कि हुआ भी। तो आप इस बुक को पढ़िए, इस बुक के सिवा किसी बुक को मत पढ़िए। मैं यही कहूँगा आपको, बीपीएससी जितने प्रकार का सवाल पूछता है, पाई चार्ट हो, डायग्राम हो, जितने सारे पूछता है, सारा इसमें दिया हुआ। और एक प्रीवियस ईयर इसका डीआई बीपीएससी का, इसके सिवा आप कुछ कोई नहीं पढ़ेगा। इसमें सॉल्यूशन सहित दिया हुआ है। मैं यही कहूँगा, और मेरे से जितने सारे लोगों ने
पूछा है, मैंने सबको यही बताया है, और ये आप बना के देखिए, बाकी दूसरा बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी DI के लिए। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन का था। और सबसे बेहद ही अच्छा सवाल है मेरा, ये कार्यक्रम का सबसे मुख्य सवाल होता है कि जब आप ऑफिसर बन गए हैं तो आपको पहले से भी अपने अंदर में एक इच्छा होता होगा कि हम कुछ बनेंगे, जो ऑफिसर बनेंगे तो लोगों के लिए कुछ करेंगे। तो आप बताइए, आप क्या करेंगे लोगों के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि मेरा शुरू से रहा है कि मैं बिहार पुलिस सेवा में जाऊं या पुलिस सेवा में ज्वाइन करूं, अच्छा, ठीक है, लेकिन वो नहीं मिल पाया। और खैर अभी जो भी मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि आगे की मेरी तैयारी अभी जारी है। और अभी जो मुझे मिला प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में, तो यह भी बहुत ही अच्छा सेवा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे अभी जानकारी मिली है लोगों से और जितने सीनियर से, कि ये जो सेवा है इसमें जो सरकारी वितरण प्रणाली होती है, जो इसको PDS कहते हैं, जो डीलर होते हैं, जो गांव में आप सुने होंगे, जहाँ पे तेल किरोसिन का तेल मिलता है आपको, अनाज सारे मिलते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो उनमें उनके सारे प्रखंड का मैं हेड होंगे हम लोग, हाँ। और उसमें मेरा इंस्पेक्शन का काम होगा कि किन लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, कोई शिकायत आया तो उसका निपटारा करना है। तो ये बहुत ही अच्छा जॉब है, क्योंकि गरीबों से मुझे मिलने का, रूबरू होने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ 20 करोड़ आबादी आज भी 2 वक्त की भोजन नहीं मिल पाता, और मुझे ऐसा कार्य मिला है कि नहीं, उन लोगों गरीबों तक जो अनाज पहुंचना चाहिए, खास करके अभी जो पेंडेमिक की स्थिति बनी है कोविड-19 की, कि अभी सरकार जो फ्री में मुफ्त अनाज दे रही है, और बहुत सारा शिकायत अभी सुनने को मिलता है न्यूज़पेपर के माध्यम से, गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है, कि वो अनाज का सही वितरण नहीं हो पा रहा और गरीबों को नहीं मिल पा रहा। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जहाँ भी जिस भी प्रखंड में मैं जाऊँ, मेरी नियुक्ति होगी, वहाँ पर जा करके जितने भी सारे जो लाभार्थी हैं PDS के तहत, उनको सही तरह से अनाज मिले और सही वक्त पे मिले, मेरा ये प्रयास रहेगा। क्योंकि 2 वक्त की भोजन मिलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो इंसान को अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो मेरा ये प्रयास रहेगा। अच्छा, एक सवाल और छूट गया है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते थे और कहाँ से करते थे, और उसका तैयारी के दौरान क्या आपका स्ट्रेटजी रहा था? देखिए, अगर इंटरव्यू की आप तैयारी पूछेंगे तो जैसा कि एक परफॉर्मा होता है, उसको आपको तैयार करना होता है। जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहा, तो वो सारा मैंने टेक्निकल, जैसे मैंने वो कर लिया था, मैंने लॉ सेक्शन को मैंने कर लिया था, मैंने जिला से कर लिया था, करंट अफेयर से कर लिया था। और जैसा कि मैं इस पढ़ाने के दरमियान जब मुझे लगा कि कुछ घर से पैसे की दिक्कत हो रही है, पैसा नहीं मिल पा रहा था, तो मैं 2 कोचिंग घर से भी आप ये पढ़ाते भी थे ना? हाँ जी, मैं जैसा कि 2 मैंने कोचिंग पटना में ज्वाइन कर लिया था पढ़ाने के लिए। BPSC का ही कोचिंग था, एक अशोक राजपथ में, दूसरा राजा बाज़ार में है, कैरियर कंचन में, ठीक है। तो मैं वहाँ से पढ़ाता था, मेरा कुछ पैसा का अर्न भी हो जाता था। तो फिर वहाँ से जितने सारे सीनियर्स हैं उनसे मैंने टिप्स सीखा कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। फिर मैं खुद एज ए टीचर मैं लोगों को क्लास लेने लगा, और मैंने खुद सारा मॉक इंटरव्यू बहुत सारे स्टूडेंट को लिया हूँ, जो स्टूडेंट मेरे सारे सफल भी हुए। तो इस प्रकार मैंने खुद को इस लायक में बना पाया हूँ। अच्छा, आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट कितने पास करे हैं? अभी जैसा कि करियर कंचन से जो लिस्ट जारी किया गया है, तो वहाँ पे 87, जैसा कि आप भी जान रहे हैं, 87 प्लस है। मैं भी उस कोचिंग का स्टूडेंट हूँ और वहीं का प्रोडक्ट मैं भी हूँ। और अशोक राजपथ में जो कोचिंग है, अच्छा, वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं, वहाँ से भी सर फ़ोन किया। और ये बता दूं कि सर को छोड़ दिए, मेरे स्टूडेंट सारे पर्सनली मुझे कॉल किए हैं कि सर आपने इंटरव्यू की इतनी अच्छी तैयारी कराई और इतने अच्छे मार्क्स लाए, और हमसे अच्छा बेहतर पद पे, वो ऊँचे पद पे हमसे वो चयनित हुए। तो मैंने उन्हें कहा भी था कि गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि सर ऐसी बात नहीं है, सर होते हैं, और आपके ही मार्गदर्शन में हम लोग बेहतर किए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात मिलती है। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, मैं जैसा कि आपको, अगर मैं सबसे पहले अगर किसी को मैं श्रेय देना चाहता हूँ तो वो अपनी माँ को देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि खास करके हम लोग की माँ अभी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी मम्मी हमारी हर अकाउंट में बैंक जाके खुद से पैसा लगाती थी। जैसा कि पापा अभी जॉब में रहते थे, हालांकि पापा रिटायर कर गए, पिछले 2 साल हो रहा उनको। तो मम्मी ये कहती थी कि मैं पैसा तुम्हें भेज रहा हूँ, जब भी रिजल्ट नहीं होता था फाइनल, तो बोलती थी तुम्हें चिंता नहीं करना है, मैं तुम्हें पैसा तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। तो मैं मम्मी को सबसे पहले सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ। और दूसरे कि हमारे जो जितने सारे शुभचिंतक रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना दुआ किया तहे दिल से, हमारे भाई लोग, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सीनियर्स लोग, और इन लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे हर मुसीबत में मुझे हेल्प किया है और मुझे मेरी हौसला को बढ़ाया है। सर, एक सवाल और बताइए, जो BPSC के जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, PT मेंस, जिनका PT हो गया है 65वीं, और वो मेंस के तैयारी के अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी के लिए सोच रहे हैं, जैसे जो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं या जो तैयारी कर रहे थे, या जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, इनका फाइनल नहीं हो पाया,
मैं उनके लिए एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि आप अपने नाकामी को नहीं देखिए, ठीक है, और आप कितने बार असफल हो इसको मत देखिए। ये देखिए कि मुझे अगला सफलता, अगली जो बारी हमारे लिए मौका मिला है उसमें मुझे सफल होना है। और दूसरी बात कि एक गांव में बहुत चर्चा मिलता है देखने को कि अरे फलाने ने बेटा को इतना पढ़ाया या उसने तो क्लियर नहीं कर, तुम क्या कर पाओगे। तो इन सारे नेगेटिविटी जो बातें होती है सोसाइटी में या जो भी सीनियर्स करते हैं उनको अपने लाइफ से किक आउट कर दीजिए। मतलब जो भी नेगेटिव आपके माइंड में भरता है, आप हमेशा अपने तैयारी पे माइंड सेट करके रखिए और अपने गोल को ध्यान दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। सफलता निश्चित आपको एक दिन, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तीसरी इंटरव्यू थे तब मैं जाके सफल हुआ, और मैंने कभी अपनी हिम्मत को मैंने अपनी नहीं खोया था, हमेशा मैंने हिम्मत बना के रखा था। और मैं एक उनके लिए लाइन दोहराना चाहता हूँ कि जैसे आप सुने होंगे महामूर्ख बरदराज की कहानी। तो उसमें एक जो कुछ सुंदर लाइनें कहा जाता है कि करत करत अभ्यास को जरमती हो सुजाम, रसरी आवत जाते शिल पे पड़त निशान। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि रसरी जब शिल पे आती जाती है तो वहाँ पे निशान पड़ जाता है, तो पता चलता है कि तो बरदराज ये सोचता है कि हम भी मेहनत करके क्यों नहीं अपने आप ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। तो इसका मैं इस लफ्ज़ों में ये आपको कहना चाहता हूँ कि आप खुद अपने आप पे इतना मेहनत करिए, खुद को अपने आप को इतना निखार लीजिए कि बीपीएससी की जो भी रिक्वायरमेंट हो या सिविल सेवा की जो भी रिक्वायरमेंट हो वो खुद आप फुलफिल अपने आप वो हो जाए आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने बहुत अच्छा बताया कि मेहनत जो है लगातार करते रहना चाहिए, अपने प्रयास को कभी रोकना नहीं चाहिए, चाहे रास्ते में कितने भी कठिनाई क्यों ना आए। एक कविता है जो मैंने खुद लिखा है, आपको सुना देना चाह रहा हूँ सर कि चलो मंजिल है पुकारा, कहते हैं कांटों से भरा पथ हमारा, कोई नहीं है मेरा सहारा, चलो मंजिल है पुकारा। चलो मंजिल है पुकारा, मंजिल लगाता पुकार तुम्हारा, आओ आओ दूर घर नहीं है हमारा। मंजिल लगाता पुकार तुम्हारा, आओ दूर नहीं है घर हमारा। चिखता है चिल्लाता है जोर जोर आवाज़ लगाता है, दूर नहीं है घर हमारा, दूर नहीं है घर हमारा। तो सर के लिए देखिए मंजिल पा लिए हैं, लगातार परिश्रम के बाद आज सफलता मिली है और आज हमारे साथ इंटरव्यू दे रहे हैं। आप लोग से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी पास कीजिए और सक्सेस होइए और हमारे कार्यक्रम में आइए और इंटरव्यू दीजिए। तो अभी आप मिथिलेश सर को देख रहे थे जो बीपीएससी पास करके प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पद हासिल किए हैं, और ये अभी हमारे साथ ब्रिजबान थे। तो आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया का सक्सेस लाइव कार्यक्रम, और अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।